This conference will now be recorded. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 25वां अध्याय यंत्र विधि अध्याय की चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय में आपको पता है कि अष्टांग हृदय संहिता ही काय चिकित्सा प्रधान एवं शल्य प्रधान ऐसी क्रमशः चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता इन दोनों का ही समन्वय, उत्कृष्ट समन्वय, नाति संक्षेप विस्तार अति विस्तार इस पद्धति से किया गया है। और इसी श्रृंखला में जब भी पंचकर्म विशिष्ट अध्यायों का सूत्र स्थान में वर्णन खत्म होता है, उसके बाद में 25वां अध्याय, 26वां अध्याय और उससे आगे जो है वो खास करके शल्य तंत्र विषयक अध्याय की शुरुआत या उसके बारे में वर्णन आया है। बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। और साक्षात शस्त्र कर्म का वर्णन करने से पहले शस्त्र कर्म के लिए उपयुक्त जो यंत्र है, यानी इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जिसे हम कहेंगे, और आगे 26वें अध्याय में शस्त्र विधि अध्याय में शस्त्र यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी यहाँ पे डिटेल में हमें परिचय और मार्गदर्शन अष्टांग हृदयकार करते हैं। तो आइए, आप क्वेश्चंस जो है आपके चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उनका प्रयास हम लास्ट में लेक्चर के लेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा, यंत्र विधि अध्याय, यंत्र विधि अध्याय जो है वो हमें सबसे महत्वपूर्ण बात बताता है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी उस समय ईस्वी सन 6ठी शताब्दी में उपयोगी थे या जिनका उपयोग होता था, उनका विस्तार से वर्णन इस अध्याय में आया है। जब तक स्लाइड शो चालू हो, हम पुनः इसकी प्रस्तावना का थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, प्रस्तावना की। तो यंत्र विधि नामक जो अध्याय है उसका हालांकि अष्टांग हृदय में यंत्र और शस्त्र का अलग अलग अध्याय में मार्गदर्शन हुआ है, लेकिन अष्टांग संग्रहकार एक ही अध्याय में वृद्ध वाग्भट जी इन दोनों यंत्र और शस्त्रों का वर्णन करते हैं। यंत्र सिंपल आपको अगर बताऊं तो यंत्र क्या है, तो जिसमें चुभा हुआ कांटा है या उखाड़ने योग्य कोई शल्य जैसा दांत है, या इंट्रायूटेराइन फीटस की डेथ हो गई है, मृत गर्भ जिसे कहा जाता है, उनको निकालना है। इसके सिवाय एनल रीजन, गुदा भाग, मुख इत्यादि जो स्थान है उनको थोड़ा विस्तृत करके, चौड़ा करके देखने के लिए, या फिर औषध प्रयोग करते वक्त जैसे शस्त्र क्षार कर्म है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते थे उन सब को यहाँ पे यंत्र विधि अध्याय में वर्णन किया गया है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये है, और न केवल सर्जरी पर्पस के लिए या शल्य विधि के लिए, अपितु डायग्नोसिस के लिए, निदान की दृष्टि से भी जो उपयुक्त उपकरण रहेंगे उनका भी वर्णन इस अध्याय में आया है। तो शल्य के लिए ये यूजफुल है। हमें सबको ज्ञात है, आज भी जो सर्जरी के बेस्ट से बेस्ट लेके बुक्स है जो मॉडर्न या एलोपैथी साइंस भी रेफर करता है, उसमें राइनोप्लास्टी या नासा शरीर का पुनर्स्थापन करने के लिए आज भी प्लास्टिक सर्जरी के लिए सर्वोत्कृष्ट फर्स्ट इंडियन सर्जन के नाम पे या तौर पे, उस तौर पे सुश्रुताचार्य जी को जाना जाता है। हालांकि इसकी आवश्यकता या एलोपैथी वालों की सर्टिफिकेट की आवश्यकता सुश्रुताचार्य जी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी एक विश्लेषण करने के लिए मैंने आपको बताया। तो शल्य जो है यानी फॉरेन बॉडी बाहर से हो सकती है या शरीर के भीतर भी फॉरेन बॉडी जैसा कुछ हमारे ही शरीर के नीचे जो कारण है उनसे वेदना हो सकती है। तो जो भी चीज है जिससे वेदना उत्पन्न होती है उन सबको सुश्रुताचार्य जी शल्य कहते हैं।
और ये व्याख्या आपको तो कंठस्थ है ही। तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पुय स्त्रा अस्त्राव दुष्ट व्रण अंतर्गत गर्भ शल्य उद्धरणार्थम। इन सभी चीजों के लिए, उद्धरण के लिए, यानी शल्य यानी जिससे वेदना उत्पन्न होती है वो दूर करने के लिए। हालांकि इसको संस्कृत दृष्टि अगर देखे तो मनुष्य शरीर बाधा करानी शल्यानि, यानी न केवल शरीर पर अपितु मन को भी जो बाधा करते हैं उसको शल्य कहा जाता है। अब सुश्रुताचार्य जी जो सर्जन है या सुश्रुत संहिता, यह विशेषतः शल्य प्रधान संहिता है। उसमें बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है कि यंत्र शतम एकोत्तरम, यानी यंत्र जो है वो 100 से भी अधिक हो सकते हैं, और इनमें से हस्तमेव प्रधानतमम यंत्र, इसमें हाथ जो है, सर्जिकल हैंड जो है, क्योंकि जो भी शल्य निकालने के लिए यंत्र हो, शस्त्र हो, उसके लिए इस्तेमाल करना है तो वो हाथ ही रहेगा वो चिकित्सक। तो इसलिए हस्त को या हाथ को प्रधान यंत्र कहा गया है। तो सुश्रुताचार्य जी बिल्कुल क्लियरली मेंशन करते हैं यंत्र के प्रकार जो है, तो स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र और उपयंत्र। उपयंत्र भी इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी एक्चुअल ये हो गया परिपक्ष सुश्रुत संहिता का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अभी जाएंगे वापिस अष्टांग हृदय संहिता की तरफ। तो अष्टांग हृदय संहिता में सबसे पहले यंत्र इस शब्द की परिभाषा क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नाना विधानाम शल्यानाम नाना देश प्रबाधिनाम, यानी शरीर के विभिन्न देशों में। अभी शरीर देश में यानी क्या है, कभी कांधा हो सकता है, कभी जानुम संधि हो सकता है, कभी उदर हो सकता है, ऐसे विविध अवयवों में गड़े हुए या चुभे हुए शल्य या जो कष्ट पहुंचा रहे हैं उनके निकालने का जो उपाय है, उस उपाय को ही यंत्र कहा गया है। जैसे कि लीजिए कोई दांत है किसी व्यक्ति का और वो खराब हो गया है, तो उस दांत को वहां से निकालने के लिए जो भी टूथ एक्सट्रैक्टर नामक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा वो हो गया यंत्र। तो इस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया। इसी के साथ अर्श, भगंदर, यानी आज समझने के लिए हेमोराइड्स, फिस्चुला, इन व्याधियों को डायग्नोस करने के लिए, उनका निदान करने के लिए जो सहायक उपकरण रहेंगे उनको यंत्र कहा जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि शस्त्र, क्षार और अग्नि कर्म के प्रयोग के लिए जो सहायक उपकरण रहेंगे उनकी भी गणना यंत्र में की जाती है। अभी आगे बताया गया है, जैसे दूसरे श्लोक में आप सामने देख रहे हो स्लाइड में, बस्त्यादि कर्मणि, यानी बस्ती इत्यादि जो कर्म है, जो बस्ती जो रहेगा वो अनुवासन बस्ती हो या स्थापन हो या फिर उत्तर बस्ती हो, इत्यादि कर्मों के लिए भी इनका उपयोग होता है। आगे जो बताया है घटिका, लाभु, श्रृंग, ये हो गए रक्त मोक्षण, स्थानिक रक्त मोक्षण के लिए। आगे इसके लिए हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो घट जैसा, अलाबू यानी जिसे हम कद्दू कहते हैं, ड्राई टाइप होगा, उसको अलाबू को यूज किया जाएगा। और श्रृंग यानी हॉर्न ऑफ द काउ, तो उसके लिए भी वो भी यंत्र हो गए। और इसके साथ जाम्बोष्ठ आदि कानी, ये जाम्बोष्ठ जो रहेगा इट इज नथिंग बट क्षार कर्म के लिए या अग्नि कर्म के लिए विशिष्ट शलाका यूज की जाती है, या जाम्बोष्ठ एक सिलिंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट को भी कहा जाता है। तो ये सब हो गए यंत्र, यानी इट इज फॉर द डायग्नोसिस पर्पस, इट इज फॉर रिमूविंग द painful object from the body, as well as it is useful for treatment or surgery purpose also. So all those purposes are solved by yantra. Now always we have a fear or some taboo about Ayurvedic terminology. आगे आप यंत्र के देंगे, कंक है, काक है, मृग है, इन पक्षियों के नाम उन यंत्रों को दिए गए हैं या प्राणियों के नाम दिए गए हैं सादृश्य भाव या उपमान बनाने के।
लेकिन ये जो मेथोडोलॉजी है नोमेनक्लेचर की, ये तो आज भी हमें देखने के लिए मिलती है, इसलिए चित्र में दिखाया है, देखिए पिग टेल प्रोब। सो वो सुअर के जो ये रहती है, पूंछ रहती है, उसको जैसे हुक रहता है, ऐसे जिस प्रोब को हुक रहता है उसको पिग टेल प्रोब कहा जाता है। तो ये तो हो गया। आज भी क्रोकोडाइल फोर्सेप वगैरह ये जो नामकरण होते हैं उसी तरीके से होते हैं। साधर में जो है उन प्राणियों के मुंह या दांत किसी चीज से होंगे, इसीलिए उसको वैसे नाम दिया गया है। तो अनेक रूप कार्याणि यंत्राणि विविधानि अन्यथा विकल्प्य कल्पयेत बुद्ध्या। तो सबसे पहले तो यंत्रों की जो विविधता है वो उनके आकार, प्रकार और उनके कार्य इस दृष्टि से किए गए। और यहाँ जो मार्गदर्शन किया है वो विशेषतः किया गया है चिकित्सक के विवेक की दृष्टि से, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ जो उसके कर्म दिए हैं उस यंत्र के, वो मार्गदर्शन के तौर पर है, केवल उसी पर्पज के लिए या कार्य के लिए उनको प्रयोग करना है, ऐसा ग्रंथकार बिल्कुल भी कहीं भी कथन नहीं करते। आगे बताए यथा स्थूलम तु वक्ष्यते। स्थूल शब्द जो आया है वो सामान्य रूप से या सामान्य दृष्टि से, जिसे इन जनरल हम कहते हैं। अभी देखिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्लाइड दिखाई थी कि सुश्रुताचार्य जी ने टोटल 101 यंत्र बताए और उनको 6 प्रकारों में विभक्त किया है, स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र इत्यादि। लेकिन वाग्भट ने जो है सुश्रुतोक्त तो उपयंत्र नामक जो संज्ञा दी गई है, थोड़ी देर पहले हमने वो देखी थी, उन उपयंत्र को उन्होंने, देखिए यहाँ पे उपयंत्र शब्द है, उनको वाग्भटाचार्य जी अनुयंत्र कहते हैं, जिसका लास्ट में वर्णन आएगा। तो ऐसी कुछ विविधताएं हैं दोनों ग्रंथ में और उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आगे बताया है कि तुल्यानि, so it resembles with some of the animals, some part of the body, like तुल्यानि कंक, सिंह, काक आदि मृग वगैरह। तो काक, कंक सबसे पहले बताया, तो कंक क्या है? हेरॉन, एक टाइप का बर्ड है वो। सिंह आप सबको पता है, लायन। वृक्ष, रुष्य, ये एक बियर है। काक यानी कौवा, और अन्य कुछ प्राणी, पशु पक्षी, इनका भी उपयोग किया जाता है। अभी सामने दिया है, देखिए मैंने ये उदाहरण आपके सामने अभी देखी कि आज भी ईयर फोर्सेप को एक प्रकार का है, उसको क्रोकोडाइल फोर्सेप कहा जाता है। मॉस्किटो फोर्सेप भी है, एलिगेटर फोर्सेप भी है, और सबसे पहले कर्म के दृष्टि से भी ब्राउन एडसन टिश्यू फोर्सेप एंगुलर। तो टिश्यू यानी विशिष्ट मांसपेशी निकालने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, इसलिए उसको उस नामकरण किया गया है। ये मेथोडोलॉजी आज भी है। तो सबसे पहला प्रकार आता है स्वस्तिक यंत्र, यानी क्रूसिफॉर्म टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। यानी इस इंस्ट्रूमेंट को अगर आप ओपन करोगे, इस चित्र में आप देख सकते हो, तो उसका एक स्वस्तिकाकार तैयार हो जाता है, तो इसीलिए उसको स्वस्तिक यंत्र कहा जाता है। तो उनके डिटेल्स थोड़े यहाँ पे दिए हैं। जैसे स्वस्तिक यंत्रों के मुख यानी अग्रभाग, जैसे हमने अभी देखा कंक पक्षी, सिंह, रुष, कौवा इत्यादि वाले देखे। तो ये जो रहेंगे उनका प्रमाण भी यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहली बात कि इनका प्रमाण कितना होगा, तो अधिकांश इन यंत्रों की, स्वस्तिक यंत्रों की लंबाई 18 अंगुल होती है और इसका निर्माण विशेषतः लोह धातु से होना चाहिए। इसके कंठ में यानी मुख के निचले भाग में मसूर की आकृति वाले कीले ये बंधे हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे एक कीला है, तो इससे ये जॉइनिंग पॉइंट है, इसे हम कहेंगे, जब भी मैं आपको कर्सर से अभी दिखा रहा हूँ। और आगे जो बताया है, लेक्चर चालू है, ओके। तो ये जो है, सॉरी टू इंटरप्ट, तो ये कील सदृश भाग जो है, इनको, इन यंत्रों को मूवमेंट भी देता है और इकट्ठा बांधे रखता है। तो ये छोटा होना चाहिए, मसूर की आकृति वाला, यानी मसूर का जो
दाना रहता है उसके बराबर। और अंतिम भाग यानी जो छोर है वो अंकुश की भांति मुड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ, ठीक है, ये अंकुश के बाद। तो आज इनके ऐसे फोल्डिंग के लिए अच्छे से सीजर या फोर्सेप में उंगली जा सके ऐसे उसका फोल्डिंग भी है, लेकिन मूल ग्रंथ में उसको कहा है वो थोड़ा सा ऐसे फोल्डिंग रहेगा। देखिए जैसे ये यहाँ पे अंकुश, अंकुश है क्या है, हाथी को जिससे कंट्रोल करता है माहुत, यानी हाथी का रखवाला। देखिए ये सभी जो है वही। अभी इसके उदाहरण एक के बाद एक है। तो पहला उदाहरण है कंक मुख। तो जैसे बताया हेरॉन नामक जो बर्ड है बाजू में यहाँ पे दिया है, उसके मुख का चोंच का जैसा आकार है, उसका अंदर का वैसे आकार। दूसरा प्रकार है सिंह मुख। देखिए ओपन लायन का जो खुला हुआ मुंह है उसके सदृश इसका आकार होता है, इसलिए इसको सिंह मुख कहा जाता है। आगे है ऋष्य मुख, बियर है, उसके मुंह जैसा आकार रहेगा। काकमुख, तो कौवे की चोंच देखिए, और ये इसमें सिमिलैरिटी है। तो ये उपमान प्रमाण के लिए भी आप पदार्थ विज्ञान में इन सभी यंत्रों के नामों का उल्लेख कर सकते हैं, या ये उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। दूसरा यंत्र का प्रकार है संदंश यंत्र। ये संदंश यंत्र जो है वो दो प्रकार के रहते हैं, तो उसके बाद में देखेंगे। दो प्रकार क्या है, कीलबद्ध पहला प्रकार है, और दूसरा विमुक्त। यानी जैसे स्वस्तिक यंत्र में बीच में कीला था, या और दूसरा प्रकार रहता है विमुक्त अग्र, तो ये चिमटे जैसा रहेगा, इसमें कील नहीं रहेगा, तो उसको विमुक्त अग्र कहा जाता है। यस, तो वन बाय वन इसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए कीलबद्ध संदंश यंत्र। तो पेंच या कीले से जुड़े हुए जैसे रहते हैं, तो ये कीलबद्ध, यहाँ पे कील आ गया। कील यानी मराठी में खिड़ा कहते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, कील ही कहेंगे हम आज। ठीक है, और दूसरा जो है देखिए यहाँ पे उसका ये फोर्सेप है, यहाँ पे कीला है। ठीक है, तो इस प्रकार से। दूसरा जो है, ये दूसरा प्रकार है विमुक्ताग्र। तो इसमें कीला नहीं है, तो सिर्फ दो उसके ऐसे होल्डिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हो इस चित्र में। तो ये हो गए विमुक्ताग्र। तो विमुक्ताग्र इस प्रकार से हमें समझ में आए। आगे जाएंगे, विमुक्ताग्र जो है ये चिमटा या चिमटी जैसा रहे। अभी जिन्हें अनिग्रह या अनिबंधन भी और जगह और किसी टेक्स्ट में कहा है, इनका इन लगभग साइज जो है वो 16 अंगुल लंबाई बताई है, और इसका उपयोग जो है वो उपयोग विशेषतया बताया है। देखिए इसके प्रीवियस स्लाइड में हमने देखे थे। उपयोग जो है वो विशेषतः फॉरेन बॉडी जो है, या शल्य, विशेषतः त्वचा, सिरा, टेंडन यानी मसल्स या टेंडन स्नायु में अगर गड़े हुए हैं तो उसको निकालने के लिए संदंश यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है मुचुंडी यंत्र। तो मुचुंडी जो है वो फोर्सेल भी है, या संदंश यंत्र विमुक्ताग्र टाइप का है, लेकिन उसको उसके सिरे में क्या है, तो टीथ या टूथ है। तो हमें ये इंस्ट्रूमेंट आज टूथ फोर्सेप नाम से पता चलता है, या हम उसको जानते हैं। विशेषता मुचुंडी का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, उसका उपयोग जो बताया है विशेषतः अर्म, या जिसे अर्जुन भी कहा जाता है किसी जगह, सॉरी अर्जुन जो है आरक्तता के लिए, अर्म यानी टेरेजियम, यानी आंख के ऊपर स्क्लेरा पे ऐसे पर्दा आता है, तो उसको निकालने के लिए सर्जरी के वक्त इसका इस्तेमाल होता है। और ये टूथ अरेंजमेंट जो रहती है उसके वजह से उसकी ग्रिप जो है वो अच्छी से आती है। तो इस यंत्र को मुचुंडी यंत्र कहा जाता है, और उसका भी जो है वो षडंगुल उसका प्रमाण है या लंबाई है। ठीक है, और उसको छोटे या मोटे आवश्यकता अनुसार दांत हो सकते हैं। अंतिम छोर में इसको अंगूठी जैसा होल्ड या ग्रिप रहता है। आजकल के फोर्सेप्स में हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन मूल ग्रंथ में ये ऐसे अंगूठी की तरह उसका फोल्डिंग या उसको अंत में उसकी अरेंजमेंट रहती है। इसके बाद वाला यंत्र आता है ताल यंत्र।
पाठवा। तो ताल यंत्र क्या है, तो इसमें फ्लॅट सरफेसेस रहते हैं। प्रवीणचं जे ऍड करायचं होतं केलं का? ताल यंत्र जो है वो फ्लैट सरफेस उसके लिए रहता है। देखिए यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस आपको दिखाई देगा, इसके मूल ग्रंथ का जो है अष्टांग हृदय अपने सर्वांग सुंदर और आयुर्वेद रसायन टीका जो है ओरिजिनल, उसमें से फोटोग्राफ्स निकाले हुए हैं। तो ये एक ताल यंत्र, यानी इसमें एक ही सरफेस रहेगा। इसका वर्णन हम देखेंगे पहले और फिर इसको आज के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रायः ये दो प्रकार के रहते हैं, एक ताल यंत्र यानी 1 फ्लैट डिस्क रहेगी या 2 फ्लैट डिस्क रहेगी। उनकी लेंथ बताई है 12 अंगुल, और उनको जो दूसरी तरफ जो उपयुक्त भाग रहेगा ये तो होल्डिंग एरिया है, लेकिन ये शरीर से सटा हुआ या जिससे संपर्क आएगा वो जो भाग रहेगा वो महत्वपूर्ण है, उसको ताल रचना होनी चाहिए। ताल है यानी फ्लैट, तालु अस्थि, ये भी अस्थि का आपको प्रकार है, उसमें ताल जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रैनियल बोन्स, तो उस वहां पे भी हमने ताल शब्द का अर्थ फ्लैट ऐसे ही देखा है। तो ताल जो है वो विशेषतः मछली के गले के ताल के सदृश, यानी ताल यानी यहाँ पे शब्द का जो अर्थ लिया गया है वो फिन या मराठी में गल्ले कहते हैं, वो फिन के लिए इस आकार का होना चाहिए। और वो किसी भी प्रकार का हो, यानी एक ताल यंत्र हो या द्विताल यंत्र हो, उसको 12-12 अंगुल इतनी उसकी लंबाई होनी चाहिए। तो विशेषतः इनका उपयोग जो है वो कान, नासिका, नाड़ी वरण के शल्य को निकालने के लिए होता है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे देखा था, ये एब्डोमिनल रिट्रैक्टर है आज के भाषा में कहे तो, ठीक है। तो इसे इस प्रकार इस चित्र में जैसे बाजू में दिखाया है वैसे उसको एब्डोमेन को रिट्रैक्ट करते हैं और बीच में वो सर्जरी की जाती है। तो इस प्रकार से वो सहायक होता है। ये है द्विताल यंत्र। तो ये दोनों तरफ देखिए, इसको सिम स्पेक्युलम भी कहा जाता है। इस प्रकार से वो उपयोग किया जाता है द्विताल यंत्र। उसके बाद आता है नाड़ी यंत्र। ये ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट है या जिसे प्रोब भी आज की भाषा में कहेंगे आप, वो सुशिर है। सुशिर यानी क्या है, वो मराठी भाषा में उसको पोपड़ कहेंगे। तो अंदर से वो यानी हॉलो रहेगा। ओके, ये अब यहाँ भी कुछ आजकल जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, सक्शन ट्यूब या कनेक्टिंग पाइप, वो भी इस यंत्र में उसका समावेश हो सकता है। वो खोखले होते हैं और बाहर की ओर उनमें अनेक छिद्र बनाए जाते हैं। उनका उपयोग बुध तथा योनि तथा गर्भाशय इत्यादि स्रोतों में गए हुए शल्यों को उनके भीतर पैदा हुए अर्श यानी पॉलिप्स या मस्से, इनको निकालने के लिए किया जाता है। या इन स्थानों पर विशेषतः क्षार कर्म, अग्निकर्म या चिकित्सा के लिए भी इसका उपयोग होता है। अभी देखिए सक्शन यानी सर्जरी के वक्त जो पेरिटोनियम में ब्लड रहता है या निकलता है, तो उसको भी सक करके उसको बाहर निकलना पड़ता है। उस क्रिया को आज सक्शन कहा जाता है, लेकिन आचूषण ऐसा संस्कृत शब्द उसके लिए आया है ग्रंथों में। उस आचूषण क्रिया को भी नाड़ी यंत्रों के अनेक छिद्र द्वारा किया जा सकता है, इसलिए यह एक छिद्र से भी वो पॉसिबल है। स्रोतों के आकार प्रकार का विचार करके तद अनुसार वो मोटे या पतले उसका साइज हो सकता है तथा उसकी लंबाई भी उसके ऊपर डिपेंड है। देखिए जैसे यहाँ पे चित्र लिखा है, कंठांत शल्यावलोकनी नाड़ी, यानी कंठ के भीतर कोई शल्य है तो उसको देखने के लिए उसका इस्तेमाल यहाँ पे एक प्रकार उसका आया है। यहाँ पे चतुष्कर्णवार संग्रहणी नाड़ी, तो यहाँ पे क्या है, उसको चतुकर्ण है, ठीक है। यहाँ पे द्विकर्ण है, देखिए अब ये शल्य निर्घातिनी नाड़ी। इस प्रकार से भी ये प्रकार सभी उसमें नाड़ी यंत्र में आए। तो सबसे पहले ग्रंथों में जिसका वर्णन है उसका देखेंगे हम, कंठांत जो है या कंठ शल्यावलोकनी नाड़ी भी कहा गया है उसको। कंठ के भीतर गए हुए शल्य को देखने के लिए उपयोग होता है।
और इसकी लंबाई जो है वो 10 अंगुल रहती है और जाड़ी या मोटाई जो है वो 5 अंगुल रहती है। उसके बाद में आते हैं द्विकर्ण, ये वाली, और चतुष्कर्ण संग्राही नाड़ी। तो इसको 4 कर्ण वाले मुख को पकड़ने के लिए, पांचों मुख वाली नाड़ी या 2 कर्ण वाली वारंग को पकड़ने के लिए 3 छेदों या मुखों वाली नाड़ी उसी प्रमाण से बनाई जाती है। यानी आवश्यकता अनुसार इसको 4 कर्ण, द्विकर्ण, 3 कर्ण ऐसे हो सकते। इसके सिवा और भी नाड़ी यंत्रों का वर्णन ग्रंथों में आता है, जैसे उसकी मूठ, उसका फर, उसका आकार स्वरूप या मोटाई, इसके अनुसार नाड़ी यंत्र को तैयार किया जा सकता है। ठीक है, आगे जो है मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया, ये शल्य निर्घातिनी नाड़ी है। इसका भी वर्णन हम अष्टांग हृदयकार करते हैं कि ऊपरी भाग में कमल की कर्णिका के सदृश और 12 अंगुल मोटाई होती है। उस नाड़ी यंत्र को निर्घातिनी नाड़ी कहा जाता है। अब देखिए, खोखला भाग जो है वो शल्य में फंसाया जाता है और फिर उसको शल्य को बाहर निकाला जाता है। यानी वो जो रिजेस रहेंगे उसको अगर वहां पे दबाएंगे तो बीच वाला खोखला भाग में से वो शल्य जो है बाहर निकल के आएगा। ऐसी उसकी अरेंजमेंट होती है, इसलिए उसको शल्य निर्घातिनी नाड़ी कहा जाता है। देखिए, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअल आज के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको सभी इनमें कैटेगराइज, इन कैटेगरीज में, आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित कैटेगरीज में डाला जा सकता है। आगे है पद्म कर्णिका। अभी ये पद्म कर्णिका इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपने अभी जो ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट देखा शल्य निर्घातिनी नाड़ी, उसी का ही वर्णन यहाँ पे पद्म कर्णिका नाड़ी। ठीक है, देखिए ये भी विशिष्ट प्रकार के नाड़ी है। ठीक है, आज जो यूज किए जाते हैं विविध प्रकार के कैन्यूला, विविध प्रकार के प्रोब, इनको इसमें समाविष्ट किया जा सकता है। आगे है जो आज वैसे के वैसे यूज किया जाता है वो है अर्शो यंत्र। ठीक है, और उसके भी प्रकार है, फिर वो छिद्र वाला, एक छिद्र वाला है या दो छिद्र वाला है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है अर्शो यंत्र। इसको प्रोक्टोस्कोप भी आज की भाषा में कहा जाता है। तो यहाँ का जो आप चित्र देख रहे हैं दाहिनी तरफ, ये आज इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाला है। ये मैंने जैसे बताया कि अपनी जो अष्टांग हृदय संहिता है टीका सहित, उसमें से ये चित्र दिया हुआ है। तो अर्शो यंत्र 2 प्रकार के होते हैं। विशेषतः अर्शों को देखने के लिए या क्षार इत्यादि औषध प्रयोग करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। उसका डिटेल में वर्णन बताया है कि इसका आकार जो है वो गाय के स्तन के सदृश होता है। यानी देखिए, उसको प्रिकिंग पॉइंट कोई नहीं होता, इसलिए वो गोस्तनाकार कहा गया है। और एक बाजू जो है वो नैरो रहेगी, लेकिन चुभने वाली या प्रिकिंग नहीं रहेगी। इसकी लंबाई 4 अंगुल रहेगी और मोटाई पुरुष के लिए 5 अंगुल और स्त्रियों के लिए 6 अंगुल रहेगी। जो यंत्र अर्श यानी हिमोराइड्स, एक्सटर्नल पाइल्स हो या इंटरनल पाइल्स सॉरी, उनको देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबे आकार वाला ऐसा छेद होता है जो यहाँ पे व्हाइट कलर में दिखाया है। आगे आप अगर स्लाइड देखेंगे तो उसे छिद्र से हमें पता चलता है। उसको घुमाएंगे हम तो उसको 12 ओ क्लॉक पोजिशन पे अर्श है या मस्सा है या 6 ओ क्लॉक पोजिशन पे है, उसको हम जान सकते हैं। और उतना ही भाग एक्सपोज होगा, अंदर आएगा उससे, और उसको हम मेडिसिन लगाएंगे। तो ये डायग्नोस्टिक्स पर्पज के लिए भी है और क्लिनिकल या थेरापेटिक पर्पज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन यंत्रों के मुखद्वार में आधा अंगुल ऊंची बाहर की ओर एक कर्णिका जुड़ी होती है। ये जो है वो थोड़ा सा बाहर आया हुआ चौड़ा भाग होता है। यहाँ पे भी आप आज भी उसको देख सकते हैं, इसको कर्णिका रहती है। ठीक है, तो इसके बाद में आता है अर्शो यंत्र। ये द्विछिद्र वाला भी होता है। देखिए यहाँ पे एक छिद्र है और दूसरी तरफ ये है। तो जैसे मैंने बताया ये इंटरनल पाइल्स है, तो इनकी पोजीशन के लिए हमें ये द्विछिद्र वाला या इसकी चिकित्सा के लिए भी उपयुक्त होता है। ये आज उपलब्ध
जो यूज किया जाता है उसको भी देखिए आप, यहाँ पे एक खाप है तो इसको छिद्र कहा गया है। ये एक्चुअल प्रोक्टोस्कोपी के वक्त एग्जामिनेशन के लिए कैसे यूज किया जाता है, देखिए ये होगा उसका ऑब्चुरेटर, ठीक है, और ये हुआ प्रोक्टोस्कोप शीट। तो ये जब डालते हैं तो ऑब्चुरेटर इसमें रहता है जैसे इस चित्र में है, और फिर इसको इस अंगूठे से पकड़ के इसको यहाँ पे जेली जरूरत है तो पेन किलर जेली भी लगाई जा सकती है या ऑयलिंग मटेरियल भी लगाया जा सकता है, फिर उसको इंसर्ट किया जाता है और फिर ये ऑब्चुरेटर जो है वो यहाँ से निकाल के उसको ऐसे विजुअलाइज किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका प्रयोग करना चाहिए। आगे जाएंगे शमी यंत्र। तो शमी यंत्र जो है वो शम्याख्यम इस प्रकार से कहा गया है। तो शम्याख्यम यानी क्या है, हर्षो यंत्र की आकृति के सदृश ही होगा, उसको छेद नहीं होगा और विशेषतः हर्षों को दबाने के लिए या उसको मसलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए इसमें कहीं भी खात नहीं है लेकिन इसको दबाया जाएगा उनको इस प्रकार से, ठीक है। और आगे जो है वो भगंदर यंत्र का, वो भगंदर यंत्र जो है वो सर्वथा अपने ओष्ठम छिद्रात ऊर्ध्वम भगंदरे, यानी इस यंत्र का ही यानी शम्याख्य या शमी यंत्र का ही प्रयोग भगंदर के लिए क्षार या क्षार सूत्र इत्यादि प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये भगंदर यंत्र जब रहेगा ये नैरो रहेगा शमी यंत्र जैसे ही, लेकिन इसमें छिद्र रहेगा तो उसे कहा जाएगा भगंदर यंत्र। तो देखिए मैंने इसीलिए आपको बताया इस विविध साइज के यानी नैरो साइज के भी ये भगंदर यंत्र आते हैं। तो भगंदर है क्या ये हमने देखना है। तो पहले तो हमने देख लिया कि ये पाइल्स है, देखिए यहाँ पे हीमोरॉइड्स या अर्श है, ये बाह्यार्श है एक्सटर्नल पाइल्स, और ये जो है वो इंटरनल पाइल्स है, ठीक है। तो भगंदर क्या है, तो ये देखिए भगंदर यंत्र जो है वो द्विछिद्र वाला है, एक छिद्र वाला है, अर्शो यंत्र जैसा ही है लेकिन नैरो रहेगा साइज में, देखिए नैरो रहेगा बिल्कुल। भगंदर है क्या, देखिए ये एनल रीजन है यहाँ पे, ये एनएस है एक्चुअली, ओके। और उसके बाजू में एक पेटिका आती है और वो खोद करते करते अंदर जाती है और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इस ट्रांसफर सेक्शन में ये नीले जो आकृतियां हैं ये आप ध्यान में रखिए, ये ट्रैक्ट है भगंदर का। तो वो खोद करते करते जाता है और ये भाग जो है वो सड़ते जाता है और फिर यहाँ से वो पीटिका जो है हमें दिखाई देती है। तो ये अंदर 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 इस प्रकार से जाएगा, वो इंटरनल ट्रैक अंदर रेक्टम को भी करेगा, कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर को भी करता है। तो इस व्याधि को भगंदर कहा जाता है, ठीक है। तो अर्श भगंदर ये व्याधि सर्जिकल डिसीजेस है प्रायः, और इसमें सबसे पूर्ण क्षार सूत्र चिकित्सा की जाती है। देखिए यहाँ पे प्रोब डाला है, यहाँ से वो यहाँ तक ट्रैक बनाया, ये रिट्रैक्टर भी देख सकते हैं आप, एक ताल यंत्र, ठीक है। तो ये हो गए भगंदर यंत्र। आगे है नाड़ी यंत्र है लेकिन वो थोड़े से अंगुली त्राणक या घ्राण यंत्र प्रकार के। तो सबसे पहले घ्राण यंत्र देखेंगे, जो यहाँ पे देखिए घ्राण यानी नासा आपको पता है, तो छोटा ही प्रोक्टोस्कोप जैसा ही इंस्ट्रूमेंट है वो, लेकिन बहुत आकार में छोटा रहेगा, लेंथ में भी और विड्थ में भी। तो घ्राण अर्श जिसमें पार्श्व छिद्र रहेगा यानी पीछे उसको एक छिद्र रहेगा, यंत्र की नाड़ी जो है वो 2 अंगुल लंबी रहेगी, मोटाई जो है वो तर्जनी यानी अपनी जो लिटिल फिंगर है उसके बराबर रहेगी, और आकार जो है वो भगंतर यंत्र जैसा ही रहेगा, ठीक है। और इसमें कर्णिका नहीं होगी क्योंकि ये हाथ से इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए इसका प्रयोग नासिका छिद्र के भीतर पैदा हुए अर्बुद यानी पॉलिप, नेजल पॉलिप या अर्श, देखिए ये छिद्र दिया है ये पॉलिप है, इसको मांसार्भिद भी कहा जाता है। तो इनको देखने के लिए परीक्षण के लिए यहाँ वहां पे क्षार लगाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है। आगे है अंगुली त्राणक या फिंगर प्रोटेक्टर। अभी ये जो चित्र दिया गया है सामने इससे देखिए ये अंगुली त्राणक है, तो फिंगर या आपकी उंगली जो है तो किसी कारणवश उसके ऊपर फ्रैक्चर हुआ है या उसको कोई आघात हुआ है
तो इसका आकार भी बोस स्तनाकार होता है जिसमें अंगुली आ सके। तो इस यंत्र का निर्माण विशेषतः हाथीदांत या उसके सदृश जो बिल्कुल सख्त ऐसी लकड़ी है, जैसे शीशम या सागवान की लकड़ी भी यूज की जा सकती है। लंबाई 4 अंगुल रहेगी और इसके दोनों ओर छिद्र जो है वो बनवाया जाता है। जैसे आप वो स्तनाकार रहेगा, गाय के स्तन के आकार का रहेगा और मुख को खोलने के लिए इसका उपयोग विशेषता किया जाता है। ठीक है, यानी इसको उंगली में डाला जाएगा और समझो जो अनुग्रह हुआ है तो उसमें अगर आप प्लेन कोई चीज न डाले हुए ऐसी उंगली डालोगे तो उंगली कट सकती है। तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन चाहिए उंगली के लिए, ऐसा अंगुली त्राणक के लिए यहाँ पे कहा गया है। और आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो इसको फ्रैक्चर अगर उंगली का है तो उसके लिए भी ये विभिन्न त्राणक जो है या अंगुली त्राणक यूज किए जाते हैं। चित्र में भी आप देख सकते हो इस प्रकार के फाइबर में भी आज विभिन्न प्रकार के वो आते हैं। ठीक है, तो उससे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे इंस्ट्रूमेंट है तो विशेषता योनि व्रणेक्षण यंत्र। तो योनि व्रणेक्षणम मध्ये सुशिरम षोडशांगुलम। तो विशेषतः वजाइना के भीतर कुछ पैथोलॉजी है या वहां पे चिकित्सा करनी है, वहां के कुछ अल्सर्स या वुंड्स है उनको एग्जामिन करना है, तो इस यंत्र को यूज किया जाता है। तो इसके लिए विशेषतः बीच वाला खोखला पोर्शन रहता है, भाग रहता है, इसकी लंबाई 16 अंगुल रहेगी, 4 भित्तियां रहेगी। वो पत्तियों या देखिए इस चित्र में दिखाया है वो पत्तियों जैसी यानी सेपरेट पत्ते जैसे रहते हैं, या उसको हम सेपरेट पोर्शन कहेंगे, उस प्रकार से रहेगी। और आगे उसके बेस में मुद्रा या कंगनी रहेगी, इसको जोड़े रखेगी। और इसका मुकुल जो है वो कमल के सदृश रहेगा या कली जैसा रहेगा, ताकि उसको आसानी से इस नैरो या ब्लंट पोर्शन से अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए आज जो यूज किए जाते हैं इस प्रकार का यंत्र यूज किया जाता है। तो ये क्लोज रहता है और फिर इसको डालने के बाद इसको ओपन किया जाता है, इस यहाँ से देखा जाता है उसको। आज अलग अलग प्रकार के यहाँ ऐसे योनि व्रणेक्षण यंत्र यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो विशेषतः इसका उपयोग जो है वो योनि को मुख को खोलने के लिए और भीतरी अवयवों को देखने के लिए, चिकित्सा करने के लिए की जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप वो ये डाला हुआ है, ठीक है, योनि व्रणेक्षण यंत्र। और उसमें क्या पैथोलॉजी है, सर्विक्स में कुछ सर्विसाइटिस है, वहां पे अल्सर है या और कुछ पैथोलॉजी है, उसको जांचा जा सकता है। ठीक है, या उसमें चिकित्सा भी की जा सकती है। जैसे अभी ये आप टीएस देख रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्मेयर निकालता है, तो ये पूरा करके सर्विक्स तक ये जाएगा स्पैचुला, और वहां से सिक्रेशंस लेके वो स्लाइड पे यहाँ पे लेंगे और उसको फिर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर या कुछ और डायग्नोसिस के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, यानी चिकित्सा के लिए या फिर प्रयोगात्मक दृष्टि से उसको या रोग निदान दृष्टि से भी यूज किया जाए। आगे जो ये दिए गए हैं वो है विशेषतः नाड़ी व्रण के जो इंस्ट्रूमेंट्स है विविध, दो प्रकार के, अभ्यंजन के लिए और व्रणक क्षालन के लिए। अभ्यंजन यानी ऑयलिंग है और व्रणक क्षालन यानी उसको स्वच्छ करने के लिए, धोने के लिए यंत्र का यूज किया जाएगा, दोनों पर्पज से। तो ये दोनों यंत्र इकट्ठा यहाँ पे वर्णन किए गए। अभ्यंजन यानी नाड़ी व्रण के भीतर स्नेह, जैसे सिद्ध स्नेह है, घृत, तेल, वसा, मज्जा, इनको पहुंचाने के लिए, या नाड़ी व्रण को धोने के लिए, जैसे त्रिफलाधिकवात। पहली बात तो नाड़ी व्रण है क्या, ये भगंदर जो चीज हमने देखी यहाँ पे देखिए, ये भी एक नाड़ी व्रण ही होता है शुरुआत में, आधा नाड़ी जैसा व्रण, तो उसको नाड़ी व्रण का। तो इस प्रकार से हमने इसको जाना है। आगे देखेंगे ये उसकी साइज भी दी है, उसका अंगूठा इतना उसका बराबर होना चाहिए और मुख जो है मटर जितना होना चाहिए और मटर के दाने भी इतना उसमें छेद होना चाहिए और इसको कर्णिका भी होगी।
तो और इसको ऐसे बलून जैसा इसको पोर्शन बांधा जाएगा। ये इसका चमड़े का भी हो सकता है। आजकल ये ऐसे इस प्रकार से रबर का यूज किया जाता है। तो उसमें द्रव द्रव्य लेंगे और उसमें से ये नोजल में से वहां पे पेनिट्रेट करके, क्योंकि यहाँ पे एक करना है इतना हो जाएगा, तो उसको औषधि द्रव्य डालने के लिए नाड़ी वर्ण में नैरो एरिया में ट्यूबुलर अगर वहां पे जख्म या पोथ है, स्राव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका यूज किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार की नाड़ियां बताई। विशेषतः पहला नाड़ी यंत्र जो यहाँ पे वर्णित है वो वर्णित है जलोदर में, साइटिस पेट में उसको निकालने के लिए, टैप करने के लिए इस नाड़ी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये ग्रंथ में अपने वर्णित है, द्विद्वारा नालिका पिच्छ नलिका उदकोदरे। तो नाड़ी यंत्र है जो उदकोदर के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको टू ओरिफाइस यानी दो छेद रहते हैं, एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ है, ठीक है। तो इसको जलोदर नाड़ी कहा जाएगा। और उसको टैपिंग के लिए देखिए ये ओरिजिनल पिक्चर है और ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक है। तो ये लेटा हुआ है और इस प्रकार से वहां से टैपिंग करके जल निकाला जाता है। उसके प्रयोग के लिए इस नाड़ी यंत्र या जल विस्रावन यंत्र, जलोदर नाड़ी यंत्र ऐसा भी उसको कहा जाता है। आगे बताया है श्रृंग यंत्र। तो ये श्रृंग नाड़ी यंत्र क्या है? तो श्रृंग यानी सिंह, गाय का सिंह है या किसी और प्राणी का सिंह है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और विशेषतः इसको 3 छिद्र है। देखिए नाड़ी यंत्र जो है नाड़ी यंत्र ही है एक प्रकार का, लेकिन वो इजीली अवेलेबल फॉर्म में है, थोड़ा स्ट्रेंथी है। और उसका प्रमाण बताया है 3 अंगुल, 3 प्रकार का नहीं 3 अंगुल उसका प्रमाण है। 3 अंगुल चौड़ा रहेगा उसका मुख, लंबाई 18 अंगुल रहेगी। और अगले भाग अग्रभाग में सरसों के बीच आए जाए इतना ही छेद होगा, इतना सूक्ष्म रहेगा। और यह भाग जो है वो स्त्री के स्तन के चुचुक के सदृश रहेगा, यानी ब्लंट रहेगा, ऐसे कहना है। ब्लंट रहना चाहिए, शार्प नहीं रहना चाहिए। ये यंत्र भली भांति बंधा हुआ होना चाहिए जिसमें कहीं से भी हवा न निकल सके, यानी ये अंदर से ही हॉलो होना चाहिए और बाहर से एक भी छिद्र उसको नहीं होना चाहिए। और इस श्रृंग यंत्र का उपयोग विशेषतः आचूषण के लिए, वायु का चूषण करने के लिए किया जाएगा। आचूषण क्या है? देखिए यहाँ पे जो मैं अभी कर्सर दिखा रहा हूँ कि शरीर के ऊपर प्रच्छन्न किया जाता है और फिर यहाँ पे श्रृंग लगाया जाएगा। यहाँ ब्लड के स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो उसको ये श्रृंग वहां पे लगा के, ये जो पहले हमने देखा ये श्रृंग जो है वो हॉलो पोर्शन चौड़ा वाला वहां रख के यहाँ मुख से आचूषण किया जाएगा। तो इसके लिए श्रृंग यंत्र का यूज किया जाता है। आगे हमें शस्त्र विधि में जलों का उच्चारण वगैरह देखेंगे, श्रृंग जलाओ, वहां पे श्रृंग शब्द है वो भी इस श्रृंग यंत्र के लिए ही है, या श्रृंग नाड़ी यंत्र के लिए। उसके बाद में आता है वो है तुम्बी यंत्र, या जिसे अलाबू यंत्र भी कहा जाता है। तुम्बी क्या है? तो तुम्बी एक अलाबू है। अलाबू यानी कद्दू। तो एक विशिष्ट प्रकार का कद्दू है। इसका जो कठिन जो बाहर का भाग रहता है और वो पूरा ड्राई होने जाने के बाद कद्दू को उसको एक करीब से ऐसे ब्रॉड रीजन पे छेद लगाएंगे और अंदर की जो उसकी गुदा है वो ड्राई गुदा निकालेंगे और फिर उसको इस प्रकार से कपिंग यंत्र, आज ये कपिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, उस प्रकार से यूज किए जाएंगे। 12 अंगुल लंबी, 18 अंगुल मोटी तथा 4 अंगुल चौड़ी ऐसे मुख वाली तुम्बी को यानी कुकुम्बर को यूज किया जाएगा। कुकुम्बर नहीं मुझे कहना चाहिए, सॉरी, बिटर गार्ड। और उसके ऊपर ये, जैसे मैंने अभी देखा है, इस छेद के लिए भी यूज किया जा सकता है, यानी प्रक्षालन करके उसको रक्त को क्या बाहर ज्यादा निकालने के लिए वैक्यूम किया जाता है यहाँ पे तैयार, या फिर उसको उसके भीतर यहाँ पे लगाया है सिद्धार्थ का छिद्रम सुनंदम चुचुका आकृति।
तो इसको आचूषण के लिए भी यूज किया जाता है, और खास करके उसके भीतर दीपक जलाकर उसको गर्म हो जाने के बाद भी उसको कफ दूषित रक्त के विस्तार के लिए, यानी उसमें भी वैक्यूम क्रिएट होगी और फिर ब्लड जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूषित रक्त बाहर आ जाएगा। यही मैकेनिज्म जो आप ट्रांसपेरेंट बॉटल से देख रहे हैं वही उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। आगे बताया घटी यंत्र। घटी क्या है, तो साक्षात घट है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बॉटल इसलिए दिखाई है कि आजकल ये इस्तेमाल की जा सकती है और की भी जाती है। तो उसमें ऐसे छेद रहेंगे और फिर उसको यहाँ पे लगाएंगे, तो अंदर एक छोटा सा, यानी क्या बोलते हैं उसको, कापूर जला सकते हैं हम, जले ना इस प्रकार की, तो ऑक्सीजन जल जाएगा और फिर यहाँ पे वैक्यूम तैयार होगी और फिर वो पोर्शन जो है देखिए शरीर के इसमें लगेगा और फिर ज्यादा से ज्यादा रक्त मोक्षण इसके हो सकता है। या फिर पेट में वायु का गोला है और वो परेशान कर रहा है गुल्म, तो उसके लिए भी विदाउट रक्त मोक्षण ये इसमें जिसे बोली भाषा में मराठी में वाट सरक लिए है, या पेट में दर्द है ज्यादा, तो इसके लिए तांब्या लावणे ऐसे मराठी में कहा जाता है, उस प्रकार से भी इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जा सकता है। आगे है शलाका यंत्र। ये शलाका जो है वो एक प्रकार का प्रोब है या रॉड लाइक इंस्ट्रूमेंट, उसका शेप रॉड रहेगा। कभी ये किसी आकार की दृष्टि से, और वो हॉलो है, कितनी जाड़ी लंबी है, उस प्रकार से उसके भिन्न भिन्न उपयोग भी किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जनरल उसका डिस्क्रिप्शन है, ये चिकित्सा कर्मों के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके आकार अनेक प्रकार के होते हैं और उस अनुसार उसकी लंबाई, मोटाई या चौड़ाई रहेगी। उसको सबसे पहले है एशनी शलाका। तो एशनी, एशन का नाम ही है देखना, तो अन्वेषण के लिए यानी वर्ण कहाँ तक गया है प्रोब, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने अभी पहले आपको कौन सी आकृति थी, वो बगंदर की आकृति, देखिए ये प्रोब है, तो ये एशनी रहेगी। कभी कभी ये ज्यादा अंदर डीप भी रहेगा, तो यहाँ से उसको पेनेट्रेट किया जाएगा, तो इसको व्रणेशन के लिए या देखने के लिए इस एशनी को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये होगी सबसे पहली गंडूपद मुखा। तो ये क्या है, तो गंडूपद जो है वो अर्थवर्म या केचुए का नाम है। उसको जैसे दोनों तरफ से वो ब्लंट रहता है, स्मूथ रहता है, वो हार्म नहीं करेगा, पेनेट्रेट नहीं करेगा, लेकिन अंदर जाने में मदद करेगा। इस प्रकार से दोनों ओर से वो गंडूपद मुख यानी अर्थवर्म के मुंह के जैसा रहेगा। आगे बताइए है स्रोत शल्यहारिणी शलाका। तो ये क्या है, तो स्रोतों में से शल्य को आहरण करने के लिए यानी बाहर निकालने के लिए वो, और उसका अग्रभाग जो है वो बिल्कुल छोटा रहेगा, मसूर के दाल समान गोल, ऐसे थोड़ा सा वो वाइड रहेगा और फिर चपटा रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से वो रहेगी स्रोत शल्यहारिणी शलाका। उसके बाद में आती है शंकु यंत्र। तो उसका आकार ही ये जो है वो फिश हुक जैसा रहता है, फिश हुक। तो ये शंकु नामक शलाका होती है, वो 6 होती है संख्या में, यानी उसके 6 विविध प्रकार बताए। तो सबसे पहले है व्युवन शंकु यंत्र, यानी क्या है, वो 16 अंगुल लंबा है, 12 अंगुल लंबा भी होता है, ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। और उन यंत्रों के मुख जो है वो सांप के फन के सदृश टेढ़े रहेंगे, और इनका उपयोग जो है विशेषता व्यूहन कर्म यानी इधर उधर फैले हुए मांस को अपने जगह पे लाने के लिए उनको होता है। उसके बाद आएगा चालन शंकु यंत्र। तो ये भी 10 अंगुल या 12 अंगुल ऐसे 2 प्रकार का रहता है, और इसका जो मुख है वो शरमुख रहेगा। देखिए कैसे, शर यानी बाण, बाण के आकार वाला मुख रहेगा। ठीक है, और चालन यानी शल्य को हिलाने के लिए। ठीक है, जैसे कांटा चुभ गया है तो उसको ऐसे सुई से हम हिलाते हैं, उसको ढीला करते हैं, उस प्रकार से शल्य को ढीला करने के लिए इस चालन शंकु यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में आहार्य शंकु यंत्र भी है। तो आहार्य यानी आहरण यानी खींचने के लिए उस शंकु यंत्र का उपयोग रहेगा। उसके बाद में गर्भ शंकु यंत्र है, जो यहाँ पे दिखाया गया है नीचे। ये गर्भ शंकु यंत्र जो है वो उसका अगला भाग
कांटे के सदृश झुका हुआ रहता है, 8 अंगुल लंबा रहता है और इसका उपयोग मूल गर्भ यानी जो गर्भ जो है उसकी वृद्धि सही नहीं हो रही है उसको मूल गर्भ कहा गया है। इसका वर्णन विशेषतः अष्टांग हृदय शारीर स्थान के दूसरे अध्याय में विस्तृत आई है। वहां पे गर्भ या शंकु यंत्र का प्रयोग कैसे करना है उसका भी विस्तार से वर्णन है। ये अभी व्यूहन शंकु, चालन शंकु, आहारण शंकु हमने पहले देखे और फिर उसके बाद में जो आएगा वो आएगा अश्मरी हरण यंत्र। तो अश्मरी हरण यंत्र जो है वो अश्मरी यानी यूरिनरी कैल्कुलाई ब्लैडर में से निकालने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है चतुरंगुल प्रमाण का जो है वो टूथ एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट है, जिसे प्रमार्जनी शलाका बाद में आएगी, सॉरी पहले आएगी दंतपातन यंत्र। वो दंतपातन यंत्र जो है वो शरप यानी बान के फर सदृश उसका आकार रहेगा, 4 अंगुल लंबा रहेगा और दांतों को उत्पादन करने के लिए निकालने के लिए उसका प्रयोग। आज जो है टूथ एक्सट्रैक्टर ऐसे विभिन्न प्रकार के आते हैं, लेकिन ये हमारा ग्रंथोक्त इंस्ट्रूमेंट दंतपातन यंत्र यानी दंत चिकित्सा के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए विशेषतः उसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में आएगी प्रमार्जनी शलाका। प्रमार्जन इस शब्द का ही अर्थ है किसी औषध को यहाँ पे लगाना। तो यहाँ पे ये जो आप ईयरबड्स जैसा इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं उसको कॉटन टिप में है, इसी प्रकार से वो रहता है और विशेषतः साइनस जो है ब्लॉक हो जाए तो उसको क्लियर करने के लिए इस प्रमार्जन शलाका का उपयोग किया जाता है। आगे जो यंत्र आएगा वो है पायु यंत्र। पायु यानी दूध। तो ये 2 प्रकार का आएगा। पायु यंत्र जो है वो द्वे यानी 2 प्रकार का है। रॉड लाइक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, एक 10 अंगुल लंबा रहेगा, दूसरा 12 अंगुल लंबा रहेगा। और फिर ये यंत्र जो है विशेषतः इदव्रत जो है इसके लिए उसको स्वच्छ करने के लिए या साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में और भी यंत्र आते हैं जिसका उपयोग कर्ण शोधन के यंत्र के लिए किया जाएगा और चित्र यहाँ पे है और आगे उसका वर्णन आएगा गर्दन शोधन यंत्र का। ये 2 प्रकार का यहाँ पे देखिए, इसका आकार जो है वो विशेषतः पीपल के पत्र के अग्रभाग से यहाँ पे रहेगा। तो पीपल का पत्र का और यहाँ पे पीपल के पत्ते जैसा उसका आकार रहेगा और अग्रभाग जो है वो नुकीला रहेगा यहाँ, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो पीपल का पत्र का भाग है वही ऐसा थोड़ा सा वो जो है वो ऐसा चम्मच जैसा रहेगा और इसका उपयोग जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाएगा विशेषतः कर्ण यानी कान में से शल्य निकालने के लिए, जैसे कर्ण बोधक वगैरह है उसको भी निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद में आएगा जांबोष्ट यंत्र। तो ये जांबोष्ट यंत्र है वो सिलिंड्रिकल पर्पस का रहेगा, जैसे हमने शुरुआत में भी इसकी चर्चा की थी। विशेषतया इसका इस्तेमाल जो है वो जामुन के फल के सदृश मुख होने की वजह से इसको जांबोष्ट यंत्र कहा जाता है। और इसके यंत्र मोटे, पतले, लंबे इस प्रकार से विविध हो सकते हैं और उनकी लगभग संख्या जो है वो 12 बताई है। ऐसी 12 वैरायटीज उसकी हो सकती है। उसके बाद में जो बताया है वो शलाका के बारे में फिर हुआ। ये शलाका जो है ये शलाका यूज की गई है विशेषतः स्क्रोटल हर्निया के लिए, उसको कन्वेक्शन के लिए यूज की गई है और उसका अंतर्वृद्धि शलाका। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं वो है विशेषतया विविध शलाका जो होते हैं कोलास्थिगल तुल्या। ये शलाका नासिका के भीतर उत्पन्न अर्श अर्बुद या वहां पे दहन करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद अष्टांगुला इत्यादि श्लोक में जो आती है वो 3 अन्य शलाकाओं का वर्णन यहाँ पे आता है, विशेषतः क्षार औषध इत्यादि प्रयोग वहां पे करने के लिए। आगे जो बताई है शलाका वो स्वम स्वम मुक्तानि यंत्राणि, इस श्लोक में मूत्र मार्ग की शुद्धि के लिए
और अंजन लगाने के लिए जो बिल्कुल ही थिन ऐसी शलाका रहेगी उसको ये शलाका बताई गई है विशेष। इसके बाद में बताए हैं वो अनुयंत्र, जिसको उपयंत्र यह संज्ञा सुश्रुताचार्य जी ने दी है। और अनुयंत्र यानी असेसरी इंस्ट्रूमेंट्स, और इस असेसरी इंस्ट्रूमेंट्स में अयस्कांत यानी चुंबक, देखिए इस श्लोक में यानी चुंबक की पट्टियां भी आती है और जो लोहे के इंस्ट्रूमेंट इसको स्टक होते हैं, इधर उधर गिरते नहीं है, तो इसी आज इस प्रकार के प्लेट भी मिलते हैं। चुंबक भी जो है वो अनुयंत्र है। अयस्कांत ऐसा शब्द है चुंबक लोहे के लिए। रस्सी या धागा, वस्त्र, पत्थर, मुद्गर या हैमर या लकड़ी, आग की रस्सी, जीवा, बाल, वृक्ष की शाखा, नख, मुख यानी ओष्ठ विशेषता आचूषण के लिए, दंत, इन प्रकार के हाथ, पैर, इस प्रकार के टोटल 19 अनुयंत्र यहाँ पे बताए हैं। और लास्ट में जो बताते हैं वो यंत्र के जो विविध कर्म है, निर्घातन, उन्मथन, पूरण, मार्ग शुद्धि, संयुहन, आहरण, बंधन, पीड़न, आचूषण, उन्मन, नमन, चालन, भंग, व्यावर्तन, रुजुकरण, इस प्रकार के जो कर्म है ये सभी यंत्र से किए जा सकते हैं। और इसके बाद में फिर एक बार कंकमुख यंत्र की प्रशस्ति की गई है। कंकमुख यंत्र जो है वो यंत्र विधि अध्याय में अष्टांग हृदय का सर्वश्रेष्ठ यंत्र बताते हैं कंकमुख यंत्र। ये आवश्यकता अनुसार घुमाया जा सकता है, स्रोतों में इसका सरलता से प्रवेश हो सकता है, ग्रहण यानी होल्ड करने के लिए भी इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, और सभी अवयवों में प्रविष्ट होने की वजह से ये जो कर्म है बहुत ही अच्छे प्रकार से करता है। इसीलिए कंकमुख यंत्र सर्वश्रेष्ठ यंत्र इन यंत्रों में से कहा गया है। अभी वैसे कहा जाए तो अष्टांग संग्रहकार जो है वो भी उक्त पद्य को अष्टांग संग्रह से ही लिया गया है, लेकिन इसका मतलब कंकमुख यंत्र की प्रशस्ति की गई है, इसका ये अर्थ नहीं हो जाता कि ये सबसे अच्छे यंत्र हो गए। तो सब यंत्र जो है वो अपनी अपनी स्थिति में सबसे अच्छे हैं, उनका उस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर तुलना की जाए तो यह यंत्र जो है वो सबसे अच्छे यंत्र है में कंकमुख यंत्र है। इसका मतलब और यंत्र भी उनके उनके कार्यों में श्रेष्ठ है ही, इसीलिए उनका वर्णन है, लेकिन तुलना की जाए तो कंकमुख यंत्र ये सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। आगे आपकी कुछ आशंकाएं हैं तो उनको लेंगे। आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।